जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल नई दिशाएं बाय नागेंद्र सर में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ते हैं मोशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं गति। ये कक्षा 9 का है, ठीक है, और फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आइए डिस्कस करते हैं गति क्या होता है। तो गति के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा। गति तब होगी जब हम चल रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। जैसे कोई पॉइंट हम लोग मान लिया ए, या कोई पॉइंट क्या है ए, जहां पर हम लोग पहले से खड़ा थे। कोई हम लोग क्या, कोई लड़का है या पॉइंट ए पर क्या है पहले से खड़ा है, कुछ समय लिया और यह कहां पहुंच गया दौड़ के बी, ठीक है। यह इसकी पहली स्थिति है, यह इसकी दूसरी स्थिति है। तो यह यहां से ए से बी तक जाने में कुछ समय लिया होगा। तो अब बात करते हैं गति कैसे हुई। तो इस समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, इसको मोशन कहते हैं, ठीक है। आगे आके गति कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से हम लोग इधर डिवाइड किए हैं टाइप ऑफ मोशन। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का, उसमें बहुत होते हैं लेकिन हम लोग इसमें पढ़ेंगे 3-4 प्रकार के, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है, जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु या व्यक्ति क्या करता है, एक सीधे रास्ते पर गति करता है। जब एक सीधे रास्ते पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति या ऋजुरेखीय गति कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन। ध्यान रखेंगे कि पथ कैसा होना चाहिए, सरल रेखीय मतलब सीधा होना चाहिए, ठीक है। जब सीधे पथ पर गति करेगा तो उसकी गति क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति। जैसे कोई क्षैतिज प्लेन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गेंद को लुढ़का देते हैं, अगर सीधी रेखा में चल रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति। या हम लोग क्या करते हैं, हाथ में एक पत्थर कटवा लेते हैं, उसको ऐसे उठाते हैं और इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, तो ये क्या करेगा, एकदम सीधे नीचे आएगा। इसकी गति क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति। आगे आते हैं वृत्तीय गति क्या होता है। तो वृत्तीय गति में हम लोग एक ऐसे रास्ते या एक ऐसे मार्ग पर गति कर रहे होंगे जो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। जो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो वस्तु की उस गति को क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तीय गति। ध्यान रखेंगे, जब कोई पिंड या वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय। वृत्तीय गति के बाद घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, जब कोई पिंड या कोई वस्तु अपने किसी अक्ष के एबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, घूमती है, उसकी गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। जैसे बात करते हैं कि मौत का कुआं होता है, अगर उसमें हम लोग बात करें कि वो एक ही लाइन वैसे घूमता रहे तो उसमें जो है कि जो गति कर रहा है, मौत के कुएं में जो गाड़ी बाइक चलाते हैं उनकी जो गति है कैसी गति है, वृत्ताकार। तो वो कुआं कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना, गोल, ठीक है, उस पर गति। या फिर हम लोग खेलते हैं, क्या करते हैं, एक रस्सी लें, उसमें पत्थर का टुकड़ा बांध के एक रस्सी की दूसरे से जो फ्री है सिरा उसको पकड़ के घुमाए तो उस जो उसमें टुकड़ा बांधे उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। अब घूर्णन गति, लट्टू क्या करता है, लट्टू को हम लोग क्या करते हैं, इसे घुमा के फेंकते हैं, नचाते हैं, तो वो क्या करता है कि जाके इसका जो एक टिप है कील, वो एक जगह रुक जाता है। इसके बाद क्या करता है, उसी कील के अबाउट क्या करने लगता है, घूमने लगता है। इसकी गति क्या हो गई, घूर्णन गति, ठीक है। आगे आते हैं, पृथ्वी भी क्या करती है, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बात यह है कि किस गति के कारण दिन होता है या रात होता है, और किस गति के कारण क्या होता है, वर्ष या साल होता है, ठीक है। तो वृत्तीय गति मतलब जैसे हम लोग मान लें कि यहाँ पर बीच में हमारा सूर्य है, ये बीच में क्या है, सूर्य है, और यहाँ पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाएगी। जब एक चक्कर पूरा करती है तो क्या हो जाता है, 1 साल होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने साल में पूरा करती है, तो 1 साल में 365 दिन। अब लेकिन यह सूर्य के चारों ओर गति करते हुए या अपने अक्ष पर भी क्या करती है, घूमती है। तो जब यह अपने अक्ष पर घूमेगी तो
उसकी गति क्या होगी, घूर्णन गति। और जब यह अक्ष पर घूमती है तो इसकी वजह से दिन और रात होता है, जबकि यह जब वृत्ताकार गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्ष या साल। तो क्वेश्चन पूछा है, बताइए किस गति के कारण वर्ष या साल होता है और किस गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है पृथ्वी के। तो हम लोग बताएंगे कि पृथ्वी के वृत्तीय गति के कारण वर्ष या साल होता है और घूर्णन गति के कारण दिन और रात। ठीक है, फिर आता है दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, हम लोग घड़ी का पेंडुलम देखें, घड़ी में लगा होता है, इस तरह से क्या करता है, घूमते रहता है। वही फिगर यहाँ बनाया गया है। एक क्या है, यह रस्सी है, इससे नीचे क्या कर दिया गया, पेंडुलम बांध दिया गया है, या छोटा सा लोलक जिसको बोलते हो, क्या पत्थर बांध दिया गया है। इसको एक साइड खींच के हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट तक लेके आया और उसको छोड़ देते हैं। अब क्या करेगा, ये इस तरह से गति करने लगेगा। और जब यह इस तरीके से गति करने लगेगा तो हम लोग इसी गति को क्या कहेंगे, दोलन गति। ठीक है, अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं, तो देखो जब इसको हम लोग इधर खींचे नहीं थे तो अब यह इस तरह से इसी पॉइंट पर लटका हुआ था। अब क्या है, यह इसकी जो स्थिति, यह साम्य स्थिति इसको बोलते हैं, ये स्थिति जो है क्या, मध्य स्थिति। अब यहाँ पे क्या कर यह इसी पॉइंट के इधर और इसी पॉइंट के इधर क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखी गति करता है, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर सरल रेखी गति करता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, दोलन गति। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे हम लोग कि दोलन गति करते हुए यह इधर जाएगा और इधर जाएगा। अब यह मैक्सिमम यहां तक जा रहा है, हम देख रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी, जहां तक ये गोलक, ये जो टुकड़ा है पत्थर, ये क्या कर जहां तक जा रहा है उसको मैक्सिमम जो यहां से इसके मध्य से जो मैक्सिमम दूरी है, इसको ए से डिनोट करते हैं, जिसको आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। ठीक है, तो दोलन गति में लोलक द्वारा मध्य स्थिति से किसी एक ओर, चाहे इधर चाहे उधर, किसी एक ओर वे अधिकतम विस्थापन को, लोलक का हुआ अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग क्या करें, इसका इतना ही रेंज रखें, यहाँ पर क्या है, लोलक बांधे हैं, ये धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाए, इसको घटाते जाएंगे। अगर घटाते जाएंगे तो इसका ये जो दूरी है ये घटती हुई जा रही है, इसका मतलब हम लोग कह देंगे कि आयाम घट रहा है। यदि यह आयाम बहुत कम हो जाएगा तो देखेंगे कि यह जो पत्थर का टुकड़ा है ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, और वैसे गति को हम लोग कंपन, मतलब कंपन करने लगा ना, तो ऐसे गति को हम लोग क्या कहेंगे, कंपन गति। ठीक है, तो वह दोलन गति जिसका आयाम बहुत कम होता है, वह दोलन गति जिसका आयाम बहुत कम होता है क्या कहलाता है, कंपन गति कहलाता है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, जब बड़ा आयाम रहेगा तो दोलन गति, और जब छोटा आयाम रहेगा तो क्या रहेगा, कंपन गति। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं गति संबंधी मूलभूत पद। मतलब गति जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा टर्म क्या होगा, यूज होगा, उसके भी हम जान लेते हैं। तो जो पहला टर्म है वह है रिफरेंस पॉइंट। वह क्या है, रिफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या होता है, वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष हम लोग गति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जिसके सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, वही गति क्या कहलाता, वही बिंदु क्या कहलाता है, निर्देश बिंदु। जैसे हम लोग अपने गांव घर में देखते हैं कि आप कभी भी जाइएगा तो गांव में दो चार बुढ़े होते हैं, वह क्या करेंगे, किसी एक जगह बैठ जाते हैं और उस जगह से बैठकर वो पूरी खबर रखते हैं कि वर्मा जी का लड़का कहाँ जा रहा है, यादव जी का लड़का कहाँ गया, नई साइकिल लिया, वह इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ तक जाता है। यानी वह बिंदु जिसके अबाउट हम लोग क्या कर सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ का अध्ययन कर रहे हैं, वही बिंदु क्या कहलाता है, रेफरेंस। ठीक है, या उसी को क्या कहते हैं हम लोग, निर्देश बिंदु। तो हम लोग जहां से बैठ के जहां से हम लोग क्या करेंगे, गति का अध्ययन करेंगे, तो वो गति के टर्म में क्या रहेगा, निर्देश बिंदु रहेगा। वही है वह बिंदु जिसके सापेक्ष हम लोग गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पूरी गति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह गति क्या वह बिंदु क्या कहलाता है, रेफरेंस बिंदु। आगे आता है रिफरेंस बिंदु के बाद आता है डिस्टेंस।
डिस्टेंस, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी। डिस्टेंस क्या होता है भाई, किसी वस्तु या किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यह हम लोग क्या है, यह मान लिया है कि यह पॉइंट ए है, और यहां से हम लोग चल के कहां पहुंच गए, बी पर। ए से चल के कहां पहुंच गए, बी पर। लेकिन हमारे पास ए से बी तक जाने में 3 रास्ते दिख रहे, ऊपर पहला रास्ता, नीचे दूसरा और बीच में तीसरा। तो यहां से जो यह वाला रास्ता देख लीजिए, यह रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो लेके हम लोग चलेंगे कि यह भी लंबाई कवर करेगा, यहाँ भी यह भी पूरी लंबाई कवर करेगा। अब फिर यहाँ आएंगे, ये टेढ़ा तो है लेकिन इससे कम है, और यह क्या है, सीधा है। तो यही हम रास्ते की क्या करेंगे, लंबाई नाप लेंगे, तो वही लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो फिर से परिभाषित कर देते हैं हम लोग, दूरी क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। ठीक है, आगे आते हैं। दूरी के बाद विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देख लीजिए यहां भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे तो चलने का जो पहला पॉइंट होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु, जहां से हम लोग चलेंगे वहां का पहला बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर पहुंच जाएंगे मतलब दूसरा बिंदु या अंतिम बिंदु। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब देखिए, अगर हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं तो यह भी है, यह भी है, लेकिन जो सीधा है, यह सबसे छोटी दूरी है ए से बी तक जाने के लिए, मतलब सबसे सुलभ रास्ता या सबसे शॉर्टकट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं दूरी और विस्थापन में कि दूरी क्या हो सकता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। दूरी का मान हमेशा धनात्मक रहता है, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा धनात्मक कब होगा, जैसे यहां से चल के यहां पहुंच गए, ये धनात्मक हो गया। यहां से चले हम लोग इधर, मान लीजिए आपका यह हमारा हम लोग मान लीजिए मूल बिंदु है, और इससे इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऊपर हम करते हैं पॉजिटिव, नीचे क्या हो गया, हम लोग इस मूल बिंदु से, निर्देश बिंदु है, जहां से चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यहां से चलना प्रारंभ किया, अब हम लोग गए इधर, इधर गए ऐसे घूम के, फिर ऐसे घूम के फिर कहां आ गए, इसी बिंदु पर आ गए। तो अब देखो हमारे लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, एक ही है, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो इस टाइम हमारा जो है कि दूरी शून्य तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, दूरी शून्य नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ चला हुआ है, ये इतना लंबाई, इसको नाप लेंगे तो मिल जाएगी दूरी। हाँ, विस्थापन के विषय में बात करते हैं तो विस्थापन क्या होगा भाई, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। तो भाई देखो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी वही है, इसका मतलब दोनों अगर एक और दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, 0। इस केस में मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तब विस्थापन क्या होता है, 0। हाँ, अगला है कि अगर हम लोग यहाँ पे चले ऐसे घूम फिर के अगर इधर आ गए, अब देखिए हमारा बिंदु कहाँ है, इधर। हम निर्देश बिंदु यहाँ है, यहाँ से हम लोग करना चाहते हैं, और अंतिम बिंदु क्या है, यहाँ। प्रारंभिक बिंदु यहाँ और अंतिम बिंदु यहाँ। तो हम लोग देखेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो ये देख रहे हैं हम लोग इधर आ रहे हैं, इधर आने का मतलब देखो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, विस्थापन ऋणात्मक। ठीक है, जहां से जिस डायरेक्शन में चला था, मान लेते यह अभी क्या कर रहा है, इधर चला हुआ था, यह हमारा निर्देश पॉइंट है जहां पर प्रारंभिक बिंदु, यह इधर से यहाँ गया, घूम फिर के ऐसे घूमा, घूमने के बाद क्या आ गया, अब जहां थे उसके पीछे चला गया, मतलब माइनस डायरेक्शन चला गया। तो यह क्या हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, जबकि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं विस्थापन और दूरी।
विस्थापन और दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या फिर उससे अधिक होगी। दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या फिर उससे अधिक होगी। और यहाँ पर लिखा गया है कि विस्थापन क्या है, दूरी से छोटा है या फिर बराबर है। नीचे अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो यहां से आ जाएगा विस्थापन बटा के दूरी, इसका मान आ जाएगा, इस विस्थापन बटा दूरी का मान आ जाएगा 1 से या तो छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब दूरी और विस्थापन क्या हो जाए, दोनों का मान बराबर हो जाए, तब क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा दूरी का रेशियो। आगे आते हैं यह कब होगा, जब हम लोग क्या करते हैं, दोनों सीधे रेखा चलते हैं, प्रारंभिक पॉइंट ये है और अंतिम पॉइंट ये है, यहां से क्या इस तरह पहुंच गए। तो ये देखिए हमारे लिए यही दूरी क्या है, विस्थापन है, और यही क्या है, दूरी। आगे आते दूरी और विस्थापन में क्या अंतर क्या होता है, तो इसे देखते हैं कि जो दूरी है वह क्या है, अदिश राशि, मतलब दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। और जो विस्थापन है वो क्या है, सदिश राशि, यानी विस्थापन को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे आते हैं कि दूरी धनात्मक हमेशा होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। ये दो मुख्य रूप से हैं। अब बता दें दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर। आगे अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल कुछ सवाल है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, यह आयताकार क्या है, एक रास्ता क्या है, आयताकार है। हम लोग गति स्टार्ट करते हैं ए से। गति कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, चलना ए से, और ए से किधर की ओर चल रहा है, बी की ओर। ए से किधर की ओर चल रहा है, बी की ओर, और बी से सी और सी से डी। तो अब यहां से सवाल यह है कि बताइए ए से डी तक जाने में दूरी कितना तय किया, ये बता दीजिए। अगर दूरी बता लिया है आप तो विस्थापन बता दीजिए। क्या बता दीजिए, विस्थापन। तो दूरी की परिभाषा क्या है, चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी 4 मीटर इधर चला तो 4 मीटर ध्यान रखिए, फिर यहां से इधर चला 2 मीटर, तो 4 2 6 मीटर, और फिर यहां से सी से डी गया तो कितना, 4 मीटर फिर चला, तो 6 2, तो दूरी कितना चला भाई, 8 मीटर। रास्ता जो था उसकी लंबाई मेजर कर लिया हम लोग, तो क्या निकाल पाए, दूरी। तो दूरी हमें मिल गई 8 कितना 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर। 4 या 2 या 6 अच्छा 4 10, ठीक है। तो दूरी कितना मिल गई हमें, 10 मीटर। अब विस्थापन की बात करते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं, विस्थापन परिभाषा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो प्रारंभिक बिंदु तो हमें मिल गया, अंतिम बिंदु डी पर पहुंचा, और इससे अगर नापेंगे हम लोग तो सबसे छोटी लंबाई किधर से नाप पाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से और यहाँ पर क्या करें, मेजर करके सबसे छोटी है। अगर हम लोग इधर से घूम के नापेंगे तो बहुत बड़ी होगी ना, तो सबसे छोटी यही है। तो सबसे छोटी दूरी हमें दिख रही है कि कितने है, 2 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे विस्थापन कितना हो गया इसका, 2 मीटर। ठीक है, दूरी हो गई 10 मीटर और विस्थापन कितना हो गया, 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यहां पे हम लोग ए से चलना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इधर से होते हुए सी तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं, सी तक। अब यह पूछा जाए कि ए से सी तक जाने में तय की गई दूरी, क्या निकालिए, तय की गई दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ये इधर से होकर चल रहा है और ये त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर। तो देख लीजिए यहां से यह इसके आधे परिधि पर, क्या पूरा परिधि हम देखेंगे तो यह पूरा ए से सी से डी से होते हुए फिर क्या कहां आ जाएगा, ए पर। तो पूरा परिधि चल रहा है। अब ए से सी तक जाने में इसको क्या, आधा परिधि चलना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, यह होता है 2 पाई आर, लेकिन आधा परिधि चल रहा है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से 2
कट जाएगा तो चली गई जो दूरी है वो किसके बराबर आ जाएगी, पाई इंटू आर के बराबर, इसके बराबर पाई इंटू आर के बराबर। अब यही पूछा जाए कि ए से सी तक जाने में हुआ विस्थापन, तो ए से सी के लिए शार्टेस्ट पथ कौन सा है, यह है व्यास वाला, तो आर यह है तो आर क्या होगा, यह भी होगा, और ए से सी के निकालेंगे तो आर प्लस आर कितना होगा विस्थापन 2r, ठीक है। अगला है यदि ए से चलकर कहां पहुंचा है, डी पर पहुंचा है, कहां पहुंचा है, डी पर पहुंचा है, तब हम देखेंगे यह तो है, यह कितना है पाई आर, पाई आर के बाद हम लोग देखेंगे अगर यह भी मिल जाता दोनों का हम लोग क्या कर पाते, जोड़ पाते, या फिर हम लोग देखते हैं यहां से कि यह पूरा चलता तो कितना होता है 2 पाई आर, ए से चलकर फिर ए पर पहुंच जाता तो कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन यहां देखोगे कितना हिस्सा चला है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें दूरी निकल जाएगी, दूरी कितना आ जाएगा भाई 2 पाई आर बटा के 3, यह क्या मिल गया हमें दूरी। विस्थापन नापेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यह निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, यह 90 अंश है, यह आर है तो ये भी क्या होगा आर, इसका निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तो यह आ जाएगा लंब का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी लग जाएगा, और यह हो जाएगा 2√2 इंटू आर, यह क्या आ गया, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, यह देखो यह आर, ये त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज, देख लीजिए, और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। यह आर है, यह भी क्या है आर है, हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यह हो गया 90 की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से निकाल लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, यह आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सवाल क्या है, देखो यह त्रिभुज पूरा दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज में क्या है कि कोई पिंड है जो ए से चलना स्टार्ट करता है और 4 मिनट चल के कहां पहुंचता है, बी पर पहुंचता है, और फिर बी से 5 मिनट चलकर कहां पहुंचता है, सी पर पहुंचता है, तो ए से सी तक जाने में हुआ जो विस्थापन हुआ निकालना है, और ए से सी तक पहुंचने में हुई जितना दूरी तय किया है वो निकालना, ठीक है। आगे और वेग को हम देख रहे हैं, यहाँ पर गति को अगर मुख्य रूप से करें तो 2 भागों में बांटे, ठीक है, एक समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति क्या है, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति। जैसे यहां पर कोई है जो क्या कर रहा है, 1 बजे चलना स्टार्ट करता है, कितने बजे, 1 बजे, और फिर 2 बजे तक वह क्या करता है, 30 किलोमीटर चल गया होता है, 30 किलोमीटर चला होता है। अब फिर 2 बजे के बाद 3 बजे क्या करता है वह, फिर 3 बजे वह 30 किलोमीटर फिर चल गया होता है। इसी तरह आगे भी, तो हम लोग देख रहे हैं 1 बजे से 2 बजे के बीच में कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटा, और 2 बजे से 3 बजे के बीच में कितना टाइम हो गया, 1 घंटा। अब देख लीजिए ये समय अंतराल दोनों क्या है, सेम है, तो यहां पर हमको समझ आ रहा है कि ये देखो यहां भी कितना चला है, 30 किलोमीटर, और यहां भी कितना चला है, 30 किलोमीटर, यानी यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यह जो पिंड है इसकी क्या गति कैसी है, एक समान गति, ठीक है। आगे आते हैं, असमान गति क्या होती है, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में, जब कोई पिंड समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां या भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, असमान गति, ठीक है। जैसे मान लेते हैं
कि पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलाओ, पहले 1 घंटे में क्या चलाओ 20 किलोमीटर, और अगले 1 घंटे में मतलब दूसरे घंटे में कितना चलाओ 30 किलोमीटर। इसी तरह घटता बढ़ता उसका क्या है वेग है, गति है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पे भी टाइम 1 घंटा था, फिर अगले घंटे में मतलब अगला टाइम कितना हो गया 1 घंटा, फिर अगले 1 घंटे में 30 पे चला है किलोमीटर, और पहले जो 1 घंटा था उसमें कितना चला 20 किलोमीटर। हम देख पा रहे हैं कि समय हमारा सेम है, लेकिन उनके द्वारा जो चली गई दूरी है क्या है अलग अलग है। तो उस पिंड की गति क्या कहलाएगी असमान गति, वेरिएबल मोशन या नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चाल, स्पीड क्या होता है। तो चाल की परिभाषा हम लोग देते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं, या फिर किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं चाल। ठीक है, ध्यान रखें। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। दूरी को हम लोग यहां से डिनोट कर रहे हैं और समय को दूरी बटा के समय क्या कहलाएगा चाल। ठीक है, अब चाल की बात करें तो अगर यहां से मात्रा की बात करें, पहले मात्रा की बात करते हैं। तो दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, और समय का मात्रा क्या होता है सेकेंड। तो चाल का मात्रा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है एक अदिश राशि है, यानी अदिश राशि होने का ये मतलब हो गया कि ये कभी भी क्या होगा निगेटिव नहीं, हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और चाल को आगे हम लोग बांटे कि चाल को बांटे तो ये हुआ यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान चाल, अगला असमान चाल मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। अब हम लोग बात करते हैं एक समान। तो एक समान गति और एक समान चाल दोनों सेम तरीके से परिभाषित करते हैं हम लोग कि जब क्या करें कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या कहलाती है एक समान चाल। असमान चाल क्या होता है जब कोई पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसकी चाल क्या होती है असमान चाल। और औसत चाल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। औसत चाल क्या होता है कुल दूरी, किसी गतिमान पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी और यह कुल दूरी चलने में जितना कुल समय लगा दोनों का अनुपात क्या कहलाता है औसत चाल। देख लीजिए औसत चाल क्या होता है गतिमान पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यहां पे देखिए यशवन क्या है t1 समय में पहले कोई पिंड है जो t1 समय में यशवन दूरी तय किया है, t2 समय में यश2 दूरी तय किया है, t3 समय में यश3 दूरी तय की है। तो कुल दूरी निकालेंगे हम लोग तो यश1 प्लस यश2 प्लस यश3। अब कुल समय निकालेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 और दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा औसत चाल। ठीक है, और औसत चाल के बाद कुछ आते हैं कुछ टर्म है जिसका हमें क्या करता है क्वेश्चन पूछता है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक फिगर देख रहा होगा, यह ए पॉइंट है प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट क्या है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है क्या है इसका औसत चाल है। चलिए ठीक, अब हम देख रहे हैं कि कोई पिंड क्या करता है उसके पूरा पथ ए से बी तक का पूरा दूरी कितना है x। अब उसमें x/2 v1 वेग से चलता है और x/2 v1 वेग से और x/2 कैसे चलता है अगला v2 वेग से। तो पूछता है कि कुल औसत चाल या औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो यहां बोलते हैं औसत चाल ये वेलोसिटी हो गई, औसत
चाल, तो क्या हो जाएगा 2 गुणते पहला वाला चाल इंटू दूसरा वाला चाल, बटा के दोनों का क्या कर देंगे योग। यानी अगर पहले आधा दूरी तय कर रहा है किससे v1 वेग से और अगला आधा दूरी किससे तय किया है v2 वेग से, तो पूछेगा कि बताइए पूरे ये a से b तक जाने में कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए पिंड की, तो क्या हो जाएगा 2v1 × v2 अपॉन v1 प्लस v2। और दूसरा है कि जब यहाँ ये नहीं बोलेगा कि आधा रास्ता, यहाँ पे रास्ता क्या पूरे रास्ते का आधा भाग v1 से और शेष आधा भाग किससे v2 से चला है। यहाँ पे क्या कहेगा कि पूरे a से b तक जाने में, a से b तक जाने में जितना समय लगा है उसमें आधा समय v1 चाल से चला है तथा शेष आधा समय v2 चाल से चला है। पहले आधा समय v1 चाल से और दूसरा आधा समय v2 चाल से चला है, तब औसत चाल ज्ञात कीजिए। यह क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2, v1 प्लस v2 बाई 2। यहाँ पर संशोधित थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यह रहेगा स्पीड, ठीक है। ये दोनों फार्मूले याद रखिए, इससे क्या किया जाएगा आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। कब दोनों का क्या है, कब दोनों यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा एक बात कि यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं पूरे रास्ते का आधा भाग v1 चाल से आधा v2, और यहाँ कह रहे हैं कि जितना समय लगा है उतने समय का आधा टाइम v1 से चला है और शेष आधा टाइम किससे चला है v2 से चला है, ठीक है। अब आते हैं आगे कि औसत चाल हम लोग समझ लिए, तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है, अगर कोई चल रहा है, आपके क्या रास्ते में कोई चल रहा है, गाड़ी से जा रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पूछ लेते हैं भाई कितना स्पीड से हो, तो जस्ट वही जो चाल बताएगा उस टाइम वह चाल क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल, ठीक है। जब चल रहा है उसी टाइम पूछा जाए कि इस टाइम आपकी स्पीड क्या है, तो बताएगा जितना, वही क्या कहलाएगी तात्क्षणिक चाल, ठीक है। अब इसको लिखें क्या कि जो तात्क्षणिक चाल का फार्मूला होता है डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, बहुत छोटा सा दूरी है, और डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा सा समय, जिससे मतलब कोई चल रहा है स्पीड से, उससे आप क्या कर देते हैं, पूछ लेते हैं, तो आपको बताने में कुछ ना कुछ समय लगेगा और वह समय बहुत कम होगा, और उसी को हम लिखते हैं कि जो उतने बताने में जितना दूरी तय किया और बताने में जितना समय लगा, और यह बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि एकदम तत्काल जो स्पीड है वही स्पीड क्या कहलाएगी, तात्कालिक स्पीड, ठीक है। आगे आते हैं।